हेलो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ मंथली मैगजीन की वीडियोस। आप सभी ने मुझसे कहा कि मैम मुझे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करनी है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और हमें समझ कुछ आता नहीं है, या फिर हम उसको रिवीजन के लिए बार बार टाइम देते हैं और मंथ कब निकल जाता है और हमारी मंथली मैगजीन भी कवर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हम और मैगजीन को कैसे कवर करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैम आप हमें बताएं, आप हमें समझाएं, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं आपको कैसे मंथली मैगजीन समझाती हूँ। कितना इजी है मंथली मैगजीन पढ़ना, आप इसको देखकर समझ जाएंगे और मंथली मैगजीन को पढ़ने वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आप बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम मैं यहाँ पे अटक जाती हूँ कि कहाँ प्रीलिम्स से मैं कनेक्ट करूँ, कहाँ मेंस से कनेक्ट करूँ, क्या प्रीलिम्स में आएगा, क्या मेंस में आएगा, क्या इससे आएगा भी या नहीं आएगा, आता है तो फिर हम इसको कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें और हम इसको जल्दी कैसे कवर करें। इन सब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए। हेलो दोस्तों, आज से 2 जुलाई और करने जा रहे हैं हम अपनी मई मंथ की मैगजीन शुरू, जो कि मई 2025 की विजन आईएएस की मैगजीन है। आप सोचेंगे कि जुलाई चल रहा है तो जून की क्यों नहीं, क्योंकि आज 2 जुलाई है और अभी जून की मैगजीन नहीं आई है। और जब तक जून की मैगजीन आती है तब तक आप ही देखना कि कैसे हम बहुत जल्द ही मई की मंथली मैगजीन कवर कर लेते हैं। इसीलिए अपने टाइम को अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट पढ़ाई पर आते हैं। इस मैगजीन में आप देखिएगा कि इसमें ना सिर्फ मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, बल्कि मैं आपको इसको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट लेके जाऊँगी। जैसे इसमें पहला सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था एवं शासन, तो हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होकर सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आएंगे, अर्थव्यवस्था। ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक्स कब कवर कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें कुछ नोट्स दिए रहते हैं आगे कि कैसे कैसे हमको करना है। और इसके आगे आप देखना कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक पूरा दिखा देना चाहती हूँ। आप इसको देखिए, करीब करीब 2 पेज का ये टॉपिक है हमारे पास, और इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जातिगत जनगणना, यानी कि कास्ट सेंसस। किस प्रकार करते हैं, ये सुर्खियों में क्यों था, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, और अधिसूचना में लिखा था कि लद्दाख जैसे जो हिम आच्छादित क्षेत्र है उसमें जनगणना की शुरुआत जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से हो जाएगी, जबकि देश के अन्य भागों में जनगणना की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। और इस बात पर जनगणना को जातिगत जनगणना भी शामिल किया गया है। इसमें और क्या क्या कैसे कैसे फैक्ट दिए हैं, हम उसको अदर फैक्ट्स को जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि पहली जातिगत जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा कि जब जाति के आधार पर, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आधिकारिक तौर पर 10 की जनगणना के तहत एकत्रित किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगति मिलना, मतलब कि हाल के जैसे कि बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण करा है, और उन्होंने इसमें देखा कि एक रूपता, पारदर्शिता और बोलेंगे विश्वसनीयता जैसी कई कमियों के आरोप भी लगाए हैं। जाहिर है कि इन सारे सर्वेक्षणों में विश्वसनीयता है और जनगणना से तुलना पर संदेह पैदा होता है। देखेंगे कि जातिगत सर्वेक्षण जातिगत जनगणना से अलग होता है। आप बोलेंगे कैसे? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जबकि सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि डिजिटल माध्यम से जनगणना। 16वीं जनगणना में डेटा को पेन और पेपर पर रिकॉर्ड करने के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, आपने तो ये पढ़ के बता दिया।
देखो इसमें अदर फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब जातिगत आधार पर 10 की जनगणना होगी, डेटा एकत्रित किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कई सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करके देखी, जैसे कि बिहार हुआ, कर्नाटक हुआ, और इन्होंने देखा कि एकरूपता जो होती है, पारदर्शिता होती है, विश्वसनीयता होती है, उसमें कई कमी देखी गई है। ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर से संदेह पैदा हुआ है। तीसरा पॉइंट कहता है कि 16वीं जनगणना जो हो रही है ये, इसमें ऐसा पहली बार होगा कि कागजों पर तो होगी, इसके साथ ही डिजिटल रूप में भी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल था समझना। देखो भारत में जनगणना, अब हम इसका एक छोटा सा परिचय देंगे कि कब से कैसी जनगणना होती चली आ रही है। बोले तो हिस्ट्री। भारत में जनगणना एक दशक के अंतराल पर आयोजित की जाती है। जनगणना में विशेष अवधि में देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित व्यापक जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्राप्त होता है। भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1881 में हुई थी और इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। हालांकि 2021 में निर्धारित जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आप देखेंगे कि 1881 से लगातार जनगणना होती चली आ रही है, लेकिन जो जनगणना 2021 में होनी थी तब हमारे यहाँ कोविड आ गया था और कोविड के चलते जनगणना पोस्टपोन हो गई थी। इसके लिए कोई डेट नहीं रखी गई थी, जो कि अभी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, तो जनगणना 2026 में होगी। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जनगणना संवैधानिक है, जबकि देखेंगे क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा की गई है, जबकि जो सर्वेक्षण है वो संविधान में चर्चा नहीं की गई, इसलिए जनगणना होना और सर्वेक्षण दोनों अलग अलग चीज हो जाते हैं। देखो अब जनगणना जो है वो आर्टिकल 246 के तहत संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि में 69 विषय जो है वो शामिल है। देखेंगे आपकी 7वीं अनुसूची है, उसमें हम 3 सूचियाँ पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें जनगणना जो है वो हमारी संघ सूची का विषय है। अब हम इसके कानूनी प्रावधान की बात करते हैं तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 में जनगणना के आयोजन के लिए कानूनी प्रावधान के साथ साथ जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। अब कभी देखो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य जिम्मेदारियों का उल्लेख कानूनी प्रावधान है, तो वो आपका सही होगा, क्योंकि देखो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 आपने पढ़ा है कि इनके तहत इसके प्रावधान है। अब हम आगे बात करते हैं तो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को जनगणना पत्र डिजाइन करने का अधिकार। अब देखो एक ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है कि जनगणना डिजाइन करने का अधिकार किसे है, और उसमें साथ में ये भी दिया रहेगा कि जनगणना आयुक्त को जनगणना प्रपत्र डिजाइन करने का अधिकार है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो बस हमें ऐसे ही कुछ कुछ बातों को हाईलाइट करके और कनेक्ट करके पढ़ते चलना है। इसमें जाति संबंधी प्रश्नों को भी शामिल करने का अधिकार शामिल है। इसके लिए जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो अगर ऑप्शन ऐसा बन जाए कि जनगणना अधिनियम में जाति संबंधी प्रश्नों को शामिल करने के लिए संशोधन करना पड़ता है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संशोधन नहीं करना पड़ता है। आपको बस ऐसे ही रिलेट करना है कि कैसे करेंट कब हमारा जीएस बन जाता है पता नहीं चलता। देखो अब यहाँ से समझ में आपको आ रहा होगा कि करंट में जनगणना नहीं, इसका मतलब ये है कि अगली साल प्रीलिम्स में जनगणना से क्वेश्चन आना लगभग 99% हो सकता है कि आ जाए, और इसीलिए आपको इसका जीएस मैं एक कवर करते चलना है और आपको ऑब्जेक्ट भी खुद से बनाने हैं। देखो जब तक आप सोचोगे नहीं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे या फिर आप ऑब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। आप 2 लाइन पढ़ो तो उसमें भी एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो और फिर देखो कि आपका टॉपिक कब ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी से किसी बात को सुनोगे तब आपने को तुरंत ही याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, क्योंकि आपने उस पर से क्वेश्चन पहले से बना रखा है। अब हम
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत में जाति जनगणना का इतिहास क्या है। अभी हमने जनगणना का इतिहास देखा, जनगणना के बारे में कुछ पहलू जाने। अब हम देखेंगे कि भारत में जातिगत जनगणना का क्या इतिहास रहा है। देखो, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 1881 से 1941 के बीच आयोजित प्रत्येक जनगणना में जातियों की जनगणना थी। देखो, अभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, 1947 में स्वतंत्र होगा। वो कह रहा है कि 1881 से जो हमारी जनगणना स्टार्ट हुई थी, उसे 1941 के बीच हम देखेंगे जितनी भी जनगणना हुई है उनमें जातियों की जनगणना की गई थी। 1941 की जो जनगणना के आंकड़े थे उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए थे, इसीलिए 1931 की जनगणना की जाति संबंधी जानकारी अंतिम आधिकारिक आंकड़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। दोस्तों, आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसके बाद से हमारी स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में आयोजित की गई थी। इसमें हम देखेंगे जो एससीज हैं और एसटीज, इनको छोड़कर सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जातिगत जनगणना स्टार्ट की जा रही है। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे अपनी इच्छानुसार पिछड़ा वर्ग की राज्य विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कर सकते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना के साथ एक अलग सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी आयोजित की गई थी। हालांकि इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। देखो, इसमें कह रहा है कि 1961 में केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी कि राज्य जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार ओबीसी की जो है वो जातिगत जनगणना टाइप्स कर सकते हैं, लेकिन 2011 में वही जनगणना जो है वो अलग अलग सामाजिक आर्थिक रूप से जातिगत जनगणना की गई, लेकिन इसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है हमें जातिगत जनगणना की आवश्यकता। देखो, यहाँ से अभी हमारा एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि जातिगत जनगणना जो है इस बार कराई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों कराई जा रही है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप यहाँ से उन पॉइंट को उठा सकते हैं जो आपके आंसर में बहुत यूज़फुल होंगे और आपके मार्क्स को मैक्सिमम लाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें रिलेट करना है। अब हम पढ़ते हैं इसको क्यों। संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए, सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए आर्टिकल 340 में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। नीति निर्माण के लिए सटीक जातिगत डेटा, वास्तव में सच आधारित नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित समूह तक पहुंचाने और संसाधनों का न्याय संगत तरीके से आवंटन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों का तर्क है कि उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन पर अपडेट डेटा नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय संसाधनों पर उनके दावों की अक्सर उपेक्षा की जाती है। देखो, ये दोनों पॉइंट हमें सिंपल सा ये बता रहे हैं। पहला तो कह रहा है कि संवैधानिक जो प्रावधान है उनका पालन करने के लिए हम करेंगे। दूसरा कह रहा है नीति निर्माण के लिए। अब देखो, नीति निर्माण का एक ऐसा है कि जब तक हमारे पास सटीक जनगणना नहीं होगी, जब तक हमारे पास एक बिल्कुल क्लियरली डेटा नहीं होगा, तब तक हम नई योजनाएं कैसे बनाएंगे। हम कैसे जानेंगे कि किन के लिए क्या सुविधाएं देनी है, किन को नहीं देनी है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, क्या वो वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, क्या वो योजनाएं वहाँ तक संचालित हो पा रही हैं। तो इसके लिए नीति निर्माण के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ कहता है सकारात्मक उपाय। ये डेटा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन जैसे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए वंचित समूहों की बेहतर तरीके से पहचान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही इस डेटा की मदद से सरकार की नीतियाँ बेहतर तरीके से लागू की जा सकती हैं और आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके ही कुछ सब पॉइंट ये हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक प्रासंगिक मानदंड, एकमात्र मानदंड या प्रमुख मानदंड माना है और आरक्षण नीतियों को जारी करने के लिए जाति वार विस्तृत डेटा की मांग की है। देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊं कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं
कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहाँ पे जाति के आधार पर क्वेश्चंस आता है और हमें उसमें कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स डालने होते हैं। तो हम उसमें राजनीतिक बिंदु से देखें तो हमें सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट उसमें डाल सकते हैं और ये हमारे मार्क्स लाने में बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरीके ही पॉइंट ही हमें अपने आंसर में की पॉइंट करने होते हैं। तो आप इसे हाईलाइट कर लेना। भारत के अलग अलग समुदायों जैसे कि महाराष्ट्र के मराठा, हरियाणा के जाट आदि द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांगों को गहराई से और तथ्यों के आधार पर समझने की आवश्यकता है। उपवर्गीकरण को जानते हैं। जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा के आधार पर ओबीसी और अन्य समूहों के उपवर्गीकरण में मदद मिल सकती है। इससे लाभों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने तथा ओबीसी समूह की विभिन्न जातियों के बीच व्याप्त असमानताओं को दूर करने में भी सहायता मिल सकती है। ओबीसी के उपवर्गीकरण पर 2017 में गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2011 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुए थे। वैसे यहाँ पे भी कह रहा है कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग उसने अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत की, लेकिन अभी उसके डेटा जो है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। पिछले कुछ वर्षों या महीनों में कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अनेक विसंगतियां देखने को मिली हैं। ऐसी स्थिति में डेटा सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों की पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता पर आधारित एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया था कि नीति आधारित नीति निर्माण के लिए हमें बिल्कुल क्लियरली डाटा चाहिए होता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ डाटा मिलेगा, जिससे हमारी सुशासन को सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि एक डेटा आधारित होगा। बहुत सिंपल पॉइंट है दोस्तों, आप अगर इसको सच्चे मन से बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और सुन लिया है और इसके बाद आप अपनी पीडीएफ को पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास नोटबुक है मंथली मैगजीन की और आप उससे पढ़ रहे हैं, तो देखना कितनी जल्दी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। आगे बने रहिए और समझते रहिए। जातिगत जनगणना से जुड़ी समस्याएं। सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या। जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देगा और ऐसी स्थिति में यदि अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रहण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला हो तो त्रुटियों अथवा जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज किए जाने की आशंका बनी रहेगी। उदाहरण के लिए 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में दोहरी प्रविष्टियां, दोहराव, वर्तनी की अशुद्धियों के कारण जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दर्शाई गई, जिसमें डेटा का कुछ अंश अनुपयोगी हो गया। देखो ये पॉइंट सिंपल सा ये कह रहा है। पहली चीज़ तो हम ये सोचेंगे, ये कह क्या रहा है कि जातिगत जनगणना हुई तो क्या क्या चिंताएं हैं हमारे लिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या। कभी कभी हमारे पास सटीक डेटा नहीं आ पाता, वर्तनी में गलती हो जाती है, जब हम टाइप करते हैं तो गलती हो जाती है। कभी कभी डेटा ही अपने क्लियरली हम इकट्ठा नहीं कर पाते, उसमें गलती हो जाती है। और एक उदाहरण भी दे रखा है कि 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें ऐसा हुआ भी था। अब देखो, जनगणना से मेंस में क्वेश्चन आया और उसमें उसने हमसे समस्याएं पूछी, तो सिंपल सा हम लिखेंगे जातिगत जनगणना से जुड़ी समस्या या चिंता। तो पहला हमने जैसे पॉइंट डाला सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या, उसके आगे हम लिख देंगे कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के दौरान दोहरी प्रविष्टियां, दोहराव और वर्तनी की अशुद्धियाँ। इतने में ही सारा जो भी आंसर चेक करने बैठा है आपको उसको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आप क्या बताने जा रहे हो। और आपके आंसर में आपको लगता है ना कि बहुत सारे वर्ड हैं और कैसे हम छोटा बनाएं, तो ऐसे ही छोटा बनाते हैं और आंसर को की पॉइंट कर देते हैं। आप अगर नोट कर रहे हैं इस मैगजीन को, नोट बना रहे हैं इससे, तो आपको नोट्स भी ऐसे ही बनाने, ताकि आप उसको बार बार रिवीज कर सकें, बार बार रिवीजन हो सके आपका और आप उसे याद कर सकें। इसके साथ ही अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। उसमें लिखा है कि वर्गीकरण से जुड़ी समस्या। केंद्र और राज्यों द्वारा जाति सूचियों में अंतर होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। और हम देखते हैं, देखो अब इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हरियाणा में जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में सूची में शामिल हो गए। अब देखो क्या होता है कि हम पढ़ते हैं तो वो एक नेशनल सेंसस होता है सारा, और इसमें देखो
अब स्टेट वाइज सेंसस में देखेंगे तो अब वहीं हरियाणा में जाटों को शामिल नहीं किया ओबीसी में, और यहीं उत्तर प्रदेश के में देखेंगे तो ओबीसी में जाट शामिल है। अब हम जातिगत जनगणना भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि ओबीसी में क्या कैटेगरी आएगी या नहीं आएगी। तो बस ये भी एक समस्या के रूप में इन्होंने बता रखा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो इसमें लिखा है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला, जातिगत जनगणना से कुछ जातियों को विशेष पहचान मिल सकती है, जिससे भी अपनी जाति को आरक्षित श्रेणी, और यदि वे पहले से ही किसी आरक्षित श्रेणी में है तो उससे भिन्न अन्य आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की मांग कर सकते हैं। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और अशांति फैल सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक प्रक्षेपण के आधार पर गुर्जर समुदाय ने खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की थी। अभी एक थर्ड पॉइंट कह रहा है कि राजनीतिक रूप से जो संवेदनशीलता फैलती है वो यहीं से, और उदाहरण भी दे रखा है कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, उसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो गुर्जर थे उन्होंने बोला कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए। देखो अब इसमें से हम एक पॉइंट क्या निकालते हैं कि अगर कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि गुर्जर जनजाति या गुर्जर जनजाति समुदाय जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गया कि राजस्थान से रिलेटेड है। दूसरा, आप मेंस में इस आंसर को लिख के टाइम भी की पॉइंट कर सकते हो, जैसे पहले पॉइंट में बताया था वैसे ही। इसमें फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा, जातिगत डेटा जाति आधारित जाति राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन अधिक गहरा हो सकता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि निजता से जुड़ी समस्याएं, डिजिटल माध्यम से जातिगत जानकारी एकत्र करना वस्तुतः डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल साक्षरता कम। देखो हाँ भाई, हमारे यहाँ भी अभी साक्षरता बहुत ही कम है, और ग्रामीण इलाकों में तो देखेंगे कि बहुत ही कम है, जहाँ पे बहुत सारी जनता है, बहुत सारी जनसंख्या है। इनफैक्ट आज के पढ़े लिखे लोग भी होंगे ग्रामीण लेवल पे जो कि डिजिटल दुनिया को अभी अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, और ऐसे में डिजिटल माध्यम से जातिगत जानकारी एकत्रित करना उनकी प्राइवेसी पर कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये भी वहाँ यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। और फिर अब हमें इसके चिंताएं समस्याएं जो बता दी हैं हमने, उसके बाद हम आगे की राह देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि परामर्श प्रक्रिया, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातिगत समूहों, राजनीतिक संगठनों और आम जनता से परामर्श करना चाहिए ताकि जातिगत जनगणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके। देखो इसमें बोला है कि जो कि महारजिस्ट्रार है और जो भी जनगणना आयुक्त है वो शिक्षा जगत के जो विशेषज्ञ हैं, जो समूह हैं जातियों के, उनसे परामर्श करें और देखें कि क्या सही तरीका हम इसमें अपना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जाति निर्देशिका, यानी कि जो भी विस्तृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका बनाई जानी है उसको अलग अलग राज्यों में जातिगत समूह में वर्गीकरण, उनके नाम के मानक निर्धारित करें, क्योंकि सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट राज्यों की एक ड्राफ्ट सूची तैयार करनी होती है और विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना। उन्होंने बोला कि ऐसा करना चाहिए ताकि इस ड्राफ्ट सूची को ऑनलाइन प्रकाशित करके जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करनी चाहिए। इस सूची को अंतिम रूप देने के बाद केवल जनगणना में शामिल लोगों को ही वह सूची दी जानी चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जातिगत डेटा एकत्रित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि जातिगत जनगणना में दोहरा और वजन संबंधी त्रुटियों से बचा जा सके। त्रुटियों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि आगे की राय में इसने कुछ हमें 3 पॉइंट दिए हैं, और इसी को हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस में दिए जाए कि जातिगत जनगणना जो हो रही है वो क्या है, क्या इससे होने वाली समस्याएं हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, बताइए, संक्षेप में समझाइए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन बनाया, फिर हमने उस पूरे टॉपिक को पढ़ा,
फिर हमने समझा कि हमें कैसे कैसे की पॉइंट उठा के लिखने हैं, और ये टॉपिक हो गया बहुत ही आसान। जब तक आप किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यह एक रामबाण उपाय है मैगजीन पढ़ने का, इसको आप समझ लीजिएगा। अधिकतर टीचर्स इसको नहीं बताएंगे, या फिर कुछ बताएंगे भी तो मैं बोलूँगी कि आपकी जैसी दोस्त जो खुद आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगी, पर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो हम डेली एक टॉपिक कवर करेंगे, और आप कमेंट करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड हो सकूँगी। अभी मैंने इसकी बात तो कर ली है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा कथन दे रखा है जो कि एक लेखक का है, जिनका नाम है पीटर ड्रकर। उन्होंने बोला है कि जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है। से बहुत सारे टॉपिक्स जहाँ पर कोई भी गणना से रिलेटेड होकर कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो वहाँ पे आप इस कथन को बिल्कुल से की पॉइंट कर सकते हो कि जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है, पीटर ड्रकर जी का। इसके साथ ही दोस्तों आपने इस सारे उसको टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से समझ तो लिया ही है। अब मैं आपका एक छोटा सा एक सिनॉप्सिस भी तैयार करवा देती हूँ, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत जल्द से जल्द रिवीजन भी कर सकें। जैसे जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आपकी टॉपिक पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, और फिर आप इसको मैं जैसे सिनॉप्सिस बता रही हूँ फिर आप ऐसे बना के इसका रिवीजन भी करेंगे, तो एग्जाम टाइम देखना आप कितना हेल्पफुल रहेगा। और यही टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है वह 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखो मैं इसका सिनॉप्सिस आपको बता रही हूँ कैसे। इसके लिए हम पहले पूरा टॉपिक देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये टॉपिक उठाया था राज्यव्यवस्था शासन से, जिसमें हमने जातिगत जनगणना पढ़ी है। पहले तो हमने ये जान लिया कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी थी, सुर्खियों में क्यों रही है, चर्चा में क्यों। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की इसीलिए। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़े, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है, और कुछ विसंगतियां हमें बिहार कर्नाटक जैसे राज्यों में मिली हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। फिर हमने देखा कि भारत में जनगणना क्या कैसी रही 1881 से 2021 तक कैसी चली है। 2021 में क्यों डिले हुई, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। अब 2026 और 27 में होगी। हमने देख लिया कि जनगणना जो है वो संघीय सूची का विषय है, इसका मतलब है कि ये संवैधानिक है, 7वीं सूची के अंतर्गत आता है। फिर हमने देखा कि लीगली भी है, क्योंकि जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1980 जो कि जनगणना के लिए बने हैं। फिर हमने भारत में जातिगत जनगणना का कुछ इतिहास देखा। 1881 से 1941 के बीच आयोजित जनगणना, 1941 की जनगणना के आंकड़े देखे, 1931 की जनगणना की जाति संबंधी जानकारी, आधिकारिक आंकड़े जो कि अंतिम थे, हमने ये भी देखा। फिर हमने देखा कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो 1951 में हुई। फिर 1961 में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने राज्य को सलाह दी कि वो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार। और हमने इसके साथ देखा कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसका जो डेटा है वो पब्लिक नहीं किया गया, यानी सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमने समझ लिया कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए, नीति निर्माण के लिए, कुछ सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए, वर्गीकरण के लिए और व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए। फिर हमने ये भी देख लिया कि जनगणना हो गई क्यों जरूरी है, ये भी देख लिया, क्या जनगणना का इतिहास रहा, ये भी देख लिया। फिर अब जानेंगे कि भाई जनगणना अगर जातिगत रूप से होगी तो क्या कुछ समस्याएं भी होंगी। तो हम वो समस्याएं हमने यहाँ पे देख ली कि सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या होगी, वर्गीकरण की जुड़ी समस्या हो जाएगी, राजनीतिक रूप से संवेदनशीलता का मामला हो जाएगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, और निष्ठा से जुड़ी समस्या भी हो जाएगी। जब हमने समस्याएं भी देख ली तो अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई कोई समाधान भी बता दो। तो हमने इसके बाद इसके आगे की राह भी देख ली कि परामर्श प्रक्रिया जो कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त जो हैं वो विशेषज्ञों, जातिगत समूह, राजनीतिक संगठनों से करके अपनाएंगे, जाति नीति इसका अपनाएंगे, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जातिगत डेटा एकत्रित करने के लिए।
और इसके बाद हमने देखा कि जो प्रशिक्षण देंगे जनता को और क्षमता निर्माण करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा एनालिटिकल हो गया, इन जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का यूज करके। उसके बाद हमने एक कथन भी देख लिया था पीटर टेकर जी का, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हमें लगता है कि ये टॉपिक हमने बिल्कुल कम्प्लीटली एक क्वेश्चन बना के भी आपको समझा दिया, छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके भी बता दिया। और हमें लगता है कि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसीलिए हमने अभी टॉपिक के हिसाब से काफ़ी समय भी इसमें दिया, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग ये समझ जाएं कि टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है, की पॉइंट को किस तरीके से हमें याद रखना है और किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। इस वीडियो से आप ये सब तो समझ ही गए होंगे। अब हमारे आगे वाले टॉपिक्स जो होंगे उसमें हम समय थोड़ा कम लेंगे, टॉपिक्स को थोड़ा जल्दी कवर करते जाएंगे। और हमारी मंथली मैगजीन कैसे 1 महीने वाली मैगज़ीन 15 दिन से 20 दिन के अंदर ही हम कवर कर लेंगे, छोटे-छोटे टॉपिक्स में बाँट के, सब्जेक्ट वाइज़ बाँट के। हमें लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भी मैगज़ीन पढ़ना समझ में नहीं आता है या जिनको आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए, तो उन सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी हेल्प के साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको इसमें चाहिए कि हम इसको में कुछ सुधार करना है तो आप हमें वो भी कमेंट में बताएं, मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, आपने पेशेंस रखा, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।